हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी जो है वो सेम नहीं होती है। देयर आर लैटिट्यूडनल एंड ऑल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट्स बिसाइड्स द नंबर ऑफ अदर जियोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल एंड ह्यूमिडिटी ग्रेडियंट्स। यहाँ पे हम खासकर बात करेंगे लैटिट्यूडनल एंड ऑल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट्स की। तो लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड इज द डिस्टेंस ऑफ अ लोकेशन ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से किसी भी जगह का डिस्टेंस कितना है इन रिलेशन टू नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। एंड व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? लोकेशन ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। एक सी लेवल से कोई भी प्लेस कितनी हाइट पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। तो आउट ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस ग्रेडियंट्स, लैटिट्यूडनल एंड ऑल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्रेडियंट्स। तो वी विल स्टडी अबाउट देम। नंबर 1, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। तो बायोडाइवर्सिटी इज मिनिमम इन आर्कटिक रीजन, मॉडरेट इन टेम्परेट रीजन एंड मैक्सिमम इन ट्रॉपिक रीजन। ट्रॉपिक रीजन्स हमारे वो हैं जहाँ पे हमारा इक्वेटर के पास है। टेम्परेट रीजन, इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ या साउथ की तरफ चलना शुरू कर दें तो हमारे पास टेम्परेट रीजन आ जाता है। और आर्कटिक रीजन जब हम पोल्स पे पहुंच जाते हैं तो वो हमारे आर्कटिक रीजन होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है आर्कटिक रीजन में बहुत ही कम है, सबसे कम है, मिनिमम है। मॉडरेट इन टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन में एवरेज है। और सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रॉपिक रीजन्स में पाई जाती है, जहाँ पे लैटिट्यूडनल रेंज जो है दैट इज़ बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। तो इसके अगर एक हम एग्जांपल देखें कि कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, वाइल न्यूयॉर्क जिसका लैटिट्यूड 41 डिग्री नॉर्थ है हैज़ 105 स्पीसीज, वेयर एज द ग्रीनलैंड जिसमें लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट जो है उसका 71 डिग्री नॉर्थ है हैज़ ओनली 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो इसी से हम देख सकते हैं कि जो इक्वेटर के पास है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम है, टेम्परेट रीजन में मॉडरेट है, और जो हमारे पास आर्कटिक रीजन्स हैं वहाँ पे मिनिमम है। नाउ इंडिया हैज़ मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया इज इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। इंडिया के पास 1200 स्पीसीज हैं बर्ड्स की, क्योंकि इसका ज़्यादातर एरिया जो है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है। अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेटर हैज़ अप टू 10 टाइम्स एज मैनी स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एज कंपेयर टू। अगर हम एक ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट को देखें लाइक इक्वेटर, तो इसमें जो है वेस्कुलर प्लांट्स की जो स्पीसीज हैं दे आर 10 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू द फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन अ टेम्परेट रीजन लाइक द मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। अगर हम टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन को दोनों को कंपेयर करें तो जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे हमारे पास बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजॉन इन साउथ अमेरिका हैज़ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका के जो अमेजॉन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है अर्थ पे। वहाँ पे क्या क्या है? इट हैज़ मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस, 1,300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 427 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 427 species of amphibians, 387 species of reptiles and of more than 1,25,000 invertebrates। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेज़ॉन के फॉरेस्ट में कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। देयर माइट बी अप टू 2 million insect species yet to be discovered and named in this फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में अभी तक ये अंदाज़ा लगाया गया है कि अभी तक तकरीबन कोई 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज अभी भी यहाँ पे डिस्कवर करने के लिए बाकी रहती हैं और उन्हें नाम देना बाकी रहता है। द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्रेडियंट ऑफ। अब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? मोस्ट एडवर्स, बहुत ज़्यादा हार्श एरिया से एडवर्स थोड़ी सी ठीक कंडीशंस
and to the favorable climate for growth and speciation. अब हम आर्कटिक रीजन में देखते हैं, द ग्रोइंग पीरियड इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू वीक्स। वहाँ पे ग्रोइंग पीरियड जो है वो केवल कुछ वीक्स का, कुछ दिन का होता है, एंड फ्यू मंथ्स इन टेम्परेट रीजन, और टेम्परेट रीजन में ये कुछ मंथ्स का होता है। और साल के बाकी दिनों में क्या होता है, एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर क्लाइमेट इज फेयर विद लो टेम्परेचर एंड लिटिल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। साल के बाकी टाइम में वहाँ पे क्लाइमेट जो है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है और पानी की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम ट्रॉपिकल रीजन्स को देखें तो वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी, वार्मथ एंड लाइट इज़ अबंडेंट थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल रीजन में पानी भी बहुत भरपूर मात्रा में होता है, टेम्परेचर भी ठीक होता है और लाइट भी अबंडेंट होती है थ्रू आउट द ईयर। अब हम उन रीजन्स को पढ़ेंगे जिनकी वजह से टॉपिक्स में ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो सबसे पहला रीज़न क्या होगा, अनलाइक टेम्परेट रीजन देयर वाज नो ग्लेशिएशन इन ट्रॉपिकल रीजन। टेम्परेट रीजन्स की तरह जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे कोई भी ग्लेशियर्स नहीं बनते थे। As there was no large scale destruction, the organisms living in tropics continued to flourish and had a long evolutionary time for the formation of new species. तो क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स के टूटने से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, तो ऐसी कोई डिस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं थी, तो वहाँ जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे ट्रॉपिक्स में, दे कंटिन्यू टू फ्लरिश, वो लगातार फ्लरिश करते रहे और उनके पास बहुत ज़्यादा समय था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। सेकेंड रीज़न अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट इज़ नॉन सीजनल। जो ट्रॉपिक्स में एनवायरनमेंट है वो नॉन सीजनल है, वहाँ पे सीजन्स नहीं होते। नियरली कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट्स निश स्पेशलाइजेशन एंड इंक्रीज्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। थर्ड रीज़न हमारे पास आता है, देयर इज़ हायर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सोलर एनर्जी। क्योंकि वहाँ पे इक्वेटर पे सोलर एनर्जी मैक्सिमम होती है थ्रू आउट द ईयर, तो देयर इज़ हायर प्रोडक्टिविटी जो है किसी भी सिस्टम की वो भी बढ़ जाती है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, ऑल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट्स। तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड व्हेन वन असेंड्स अ माउंटेन। ये हमको कब पता चलती है, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं। जैसे हमने बात करी थी, व्हाट इज़ ऑल्टीट्यूड? Altitude is the location of a place from the sea level. Biodiversity is maximum at base and decreases with increase in altitude. जब हम प्लेन्स से चलना शुरू करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जो है वहाँ पे मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होती जाती है। राइज इन ऑल्टीट्यूड ऑल्सो डिक्रीजेज मीन टेम्परेचर एंड अ फॉल ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1000 मीटर इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम हाइट पर चलते जाते हैं हमारा जो मीन टेम्परेचर है वो भी कम होता जाता है, और अप्रॉक्सीमेटली 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। लोअर टेम्परेचर एंड ग्रेटर सीजनल वेरिएबिलिटी रिड्यूसेस डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर भी कम हो गया और सीजन्स की वेरिएबिलिटी भी ज़्यादा होगी तो उससे डाइवर्सिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि पहाड़ों पे हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी सीजन जो है वो इक्वली होते हैं, टेम्परेचर जो है वो कम होता है, इसलिए वहाँ पे डाइवर्सिटी हमें कम देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स। तो जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट ने साउथ अमेरिका के जंगल्स में क्या देखा था, दैट विदिन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एरिया बट अप टू अ लिमिट। उसने कहा कि स्पीसीज रिचनेस जो है अगर एरिया को हम इंक्रीज करते चलें तो उसके साथ साथ वो इंक्रीज होती जाती है, लेकिन एक लिमिट तक। इट अपीयर्स एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक वेस्कुलर प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स एंड फ्रेश वाटर फिशेस. And this relationship is a straight line on a logarithmic scale.
तो अगर हम ये लॉगरिथमिक स्केल देखें तो ये रिलेशनशिप जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज log s is equal to log c plus z log a, where s is equal to species richness, a is equal to area, z is slope of line or regression coefficient, and c is equal to y is equal to intercept. The value of z line is generally between 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or region. यहाँ पे जो z लाइन की वैल्यू है वो हमेशा 0.1 और 0.2 के बीच में ही रहती है, चाहे कोई भी वो टैक्सोनॉमिक ग्रुप हो। जैसे एग्जांपल अगर हम ले प्लांट्स इन ब्रिटेन का अगर हम ले तो भी इसकी वैल्यू 0.1 से 0.2 तक रहेगी, या बर्ड्स इन कैलिफोर्निया में देखें तो भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी, या फिर मोलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट अगर हम देखें तो भी इस z लाइन की वैल्यू जो है वो 0.1 से 0.2 के बीच में ही रहती है। अगर हम इस स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को एक लार्ज एरिया में देखें लाइक द होल कॉन्टिनेंट, तो हमें एक स्टीपर वैल्यू मिलती है कितनी? 0.6 से 1.2 के बीच में, एंड दिस वैल्यू इज 1.15 फॉर फ्रूगीवोरस बर्ड्स विच फीड ऑन फ्रूट्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। अगर हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखें तो जहाँ पे हमें फ्रूगीवोरस बर्ड्स और मैमल्स मिलती हैं वहाँ पे ये वैल्यू जो है इट इज़ 1.15। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्टिविटी, स्टेबिलिटी, रिसाइलेंस एंड हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा प्रोडक्टिविटी। An ecosystem with higher biodiversity is more productive than an ecosystem with less diversity. ये अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई एक इकोसिस्टम जिसमें ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा एज कम्पेयर टू अदर इकोसिस्टम विच हैज़ लेस बायोडाइवर्सिटी। तो ये किसने प्रूव किया था? डेविड टिलमैन यूजिंग लार्ज आउटडोर प्लॉट्स confirmed that higher biodiversity leads to increase in productivity. Then second is stability. There is very little variation in yearly total biomass if ecosystem is rich in species biodiversity. ये कहता है, ये भी it was confirmed by David Tillman from his long term experiments in large size outdoor plants. डेविड टिलमैन ने ही ये कंफर्म किया था। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास इकोसिस्टम जो है इट इज़ रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, अगर इसके पास बहुत ज़्यादा स्पीसीज हैं सो देयर इज़ वेरी लिटल वेरिएशन इन ईयरली टोटल बायोमास, कि हमारे पास जो ईयर टू ईयर बायोमास बन रहा है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस जो हमारे पास आती है दैट इज़ रिसाइलियंस। इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स रिसाइलियंस टू द इकोसिस्टम against occasional natural or man-made disturbances or invasion by alien species। तो अगर बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा है तो क्या होगा, वो इकोसिस्टम को रिसाइलियंस देती है। रिसाइलियंस मीन्स उसको उसमें कैपेबिलिटी है टू एडजस्ट इटसेल्फ अगेंस्ट ओकेजनल नेचुरल और मैन-मेड डिस्टर्बेंसेस। जो नेचुरल या फिर मैन-मेड डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनके अगेंस्ट या फिर इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज। एंड द लास्ट इज इकोसिस्टम हेल्थ। इट इज़ ऑफन बिलीव दैट लिटिल हार्म अकर्स टू इकोसिस्टम इफ़ अ फ्यू स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट। अगर एक इकोसिस्टम से कुछ थोड़ी बहुत स्पीसीज जो हैं वो ख़त्म हो जाएं तो उस इकोसिस्टम में बहुत थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। देयर शुड नॉट बी मच डिफरेंस if the number of ant species is reduced from 20,000 to 15,000 और tree frog disappears from western Ghats। जैसे अगर एक हम एग्जांपल देखें कि अगर हम एंट स्पीसीज को नंबर जो है उसको 20,000 से 15,000 पे रिड्यूस कर दें, या अगर ट्री फ्रॉग जो है वो डिसअपियर हो जाए वेस्टर्न घाट्स पे, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। देयर माइट नॉट अपीयर एनी डिफरेंस फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए हमें ये डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। However, rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but also for the survival of human race on earth।
बायोडाइवर्सिटी अगर ज़्यादा है तो उससे इकोसिस्टम की हेल्थ भी अच्छी रहती है एंड इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस ऑन अर्थ. The effect of reduction in biodiversity has been explained by Stanford ecologist Paul Ehrlich through Rivett-Popper hypothesis. ये बायोडाइवर्सिटी में रिडक्शन के इफ़ेक्ट्स जो है इन्हें स्टैनफोर्ड के एक इकोलॉजिस्ट थे पॉल एहरलिच ने शो किया था थ्रू देयर रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस. उन्होंने इसमें क्या कहा, उसमें उन्होंने एक एरोप्लेन लिया जिसको उन्होंने इकोसिस्टम के साथ कंपेयर किया था. In an airplane, all parts are joined together using thousands of rivets. Rivets जो है they are comparable to species. If every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home, causing a species to become extinct. अगर उस एरोप्लेन में हर एक पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहा है वो वहाँ से एक एक रिवेट निकाले और अपने घर लेकर जाता रहे, मतलब कहने का हमारा क्या है, उसको हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि किसी एक स्पीसीज जो है एक पैसेंजर की वजह से एक्सटिंक्ट हो रही है. इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी. इसकी वजह से फ्लाइट की सेफ्टी को डिफरेंस नहीं आएगा इसकी वजह से. और अगर हम इसको इकोसिस्टम की टर्म में देखें तो ये इकोसिस्टम के फंक्शनिंग में कोई ज़्यादा प्रॉपर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा इनिशियली, शुरुआत में. But as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak over a period of time. लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा रिवर्ट्स जो है वो रिमूव करते जाएंगे तो प्लेन्स जो है वो धीरे धीरे एक समय आएगा जब ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरसली वीक हो जाएगा. एंड लॉस ऑफ रिवर्ट्स ऑन द विंग्स, अगर हम विंग्स के रिवर्ट्स निकाल देंगे, विल बी अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ अ फ्यू रिवर्ट्स ऑन द सीट्स और विंडोज़ इनसाइड द प्लेन. अगर हम प्लेन के विंग्स से ही रिवर्ट्स को निकाल देंगे तो फ्लाइट को सेफ्टी जो है वो बिल्कुल ही उस पर एक सीरियस थ्रेट आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम उसकी सीट से या विंडो से कोई रिवर्ट्स निकालते हैं. तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हम एक इकोसिस्टम से 2-4 स्पीसीज हमारी एक्सटिंक्ट हो जाती है तो इनिशियली उसमें तो हमें कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जाएंगी तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वो इकोसिस्टम जो है वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.